नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बन गई है और शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर, एसआईआर को लेकर अभी भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ही नहीं उठ रहे हैं बल्कि चुनाव आयोग ने वहां जो कुछ किया है एसआईआर के नाम पर, उसके रहस्यों से धीरे धीरे पर्दा हट रहा है और ये सिस्टम के भीतर से ही ये पर्दा हटता दिखाई पड़ रहा है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन उधर गवर्नर की वजह से तमिलनाडु में वहां पर टीवीके की सरकार अभी भी नहीं बन पा रही है। 119 विधायकों का समर्थन रखने के बावजूद, 3 बार गवर्नर से मिलने के बावजूद गवर्नर ने अभी टीवीके नेता विजय को अब तक वहां पर सरकार बनाने का आमंत्रण नहीं दिया है। और वहां पर अभी भी कयास लग रहे हैं कि आखिर सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके वहां सरकार बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी। इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक पुरानी तस्वीर, पुराने वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब वायरल हो रहे हैं अचानक, जब वो वहां पर पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में पहुंचे हैं। वहां पर उनके शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं, तो वो कौन सा उनका वीडियो है, कौन सा उनका भाषण है जो इतना वायरल हो रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और आज राजनीतिक दलों के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं उस पर आ रही हैं। लेकिन पहले बात करते हैं टीवीके में जो कुछ, तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है। वहां टीवीके को 108 सीटें मिली हैं, उसके अलावा उसके पास 9 अन्य विधायकों का समर्थन है। इन सब के बावजूद, यानी वहां पर करीब 119 विधायकों के साथ समर्थन के बावजूद वहां पर टीवीके को सरकार बनाने से रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। और वहां 3 बार गवर्नर से मिल चुके हैं टीवीके नेता विजय, चूंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उनकी पार्टी उभरी है। वहां पर 109 सीटें हैं, 108 सीटें उनके पास है और 119 सीटें चाहिए वहां पर बहुमत के लिए। उनके आसपास, टीवीके के आसपास भी कोई दूसरी पार्टी नहीं है। बावजूद इसके गवर्नर उनको सरकार बनाने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसको लेकर कानूनी विशेषज्ञ भी गवर्नर की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर या गवर्नर्स पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियुक्त हुए हैं, उनके ऊपर इन सब का कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, इसके ऊपर कोई असर पड़ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। संविधान विरोधी और कानून विरोधी कार्य जो है वो गवर्नर कर रहे हैं, ये एक तरीके से साफ तौर पर दिखाई पड़ता हुआ दिखता है। हालांकि जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का, वो टीवीके छू चुका है जी। 119 का आंकड़ा उनके पास है और जो इस समय आंकड़ा है टीवीके की 108 सीटें हैं प्रभावी संख्या। हालांकि उनकी 107 है, चूंकि विजय जो है 2 सीटों से जीते हैं। लेकिन अभी तो 108 ही माने जाएंगे। अभी तो निर्वाचन जहां पर हुए हैं, बिल्कुल जब वो छोड़ेंगे तो उसके बाद कौन हारेगा कौन जीतेगा ये बाद में तय होगा। कांग्रेस की 5 सीटें हैं। सीपीआई और सीपीआईएम ने अपनी 4 सीटों के साथ, मतलब 2 सीट सीपीआई की, 2 सीपीआईएम की, उन्होंने घोषणा कर दी है। गवर्नर को सीपीआई और सीपीएम ने पत्र लिखकर दे दिया है कि हम एक स्थिर और धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए टीवीके को समर्थन दे रहे हैं। लोगों की स्क्रीन पर ये चल रहा है जो टीवीके को जितने विधायकों का समर्थन है। टीवीके के खुद अपने पास 108 विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के पास 5 विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने का औपचारिक ऐलान कर दिया और यह पत्र भी राज्यपाल के पास भेज दिया। सीपीआई के 2 विधायक हैं और कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के भी 2 विधायक हैं, यानी वहां पर वाम दलों के पास 4 सीटें हैं। उन्होंने भी समर्थन का कल ऐलान कर दिया। वीसीके के पास 2 विधायक हैं। तो ये इतनी कुल संख्या ये हो जाती है 119 और सरकार बनाने के लिए वहां इतने ही विधायक चाहिए। अब क्या कुछ गवर्नर को और सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, शपथ पत्र देना पड़ेगा? यह बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि जो संविधान की नियम है, संविधान का जो एक परंपरा है वो ये है, और कानून, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर मोहर लगा चुका है कि विधायकों की संख्या, बहुमत किसी भी सरकार के पास, नेता के पास है या नहीं है, ये तय होगा विधानसभा के भीतर। तो अब जब एक प्राइमा फेसी उनके पास आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है और दूसरी किसी पार्टी के पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, जादुई आंकड़ा जो 119 तक पहुंचे, तो फिर गवर्नर आखिर टीवीके नेता को शपथ लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए क्यों नहीं बुला रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल सवाल है कि गवर्नर क्यों नहीं बुला रहे हैं। लेकिन इस बीच समीर जी, खेल जो है पर्दे के पीछे से बीजेपी ने अपना शुरू कर दिया है। जो टीटीवी दिनाकरण है, उनकी पार्टी का एक विधायक है,
और टीटीवी दिनकरन जो है कल रात में जाकर मिले गवर्नर से और उन्होंने पत्र सौंप दिया गवर्नर को कि हम जो हैं वो समर्थन दे रहे हैं AIADMK को सरकार बनाने के लिए। हालांकि अभी तक AIADMK ने कोई सरकार ने दावा पेश नहीं किया है। और इसके साथ ही उन्होंने गवर्नर से कहा कि उनकी पार्टी का एक विधायक है जिसके दस्तखत जो है वो TVK ने दिखाए हैं। तो ये TVK के जो है वो दस्तखत जो है उनके हमारे विधायक के वो फर्जी है, TVK ने फर्जी दस्तखत किए हैं। और रात ही में दिनकरन जो है वो थाने भी पहुंच गए FIR दर्ज कराने के लिए और वो विधायक अब गायब दिखाई पड़ रहे हैं। और TVK जो है उन विधायक का वीडियो जारी कर रही है कि समर्थन देते हुए। इधर जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है उसकी आज बैठक थी और उसके बाद उनके जो अध्यक्ष हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मोहम्मद कादिर, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो उनके एक विधायक द्वारा TVK को समर्थन देने की बात आ रही थी वो सही नहीं है, उसका उन्होंने खंडन किया है। और उन्होंने साफ कहा है कि हम DMK के साथ गठबंधन में हैं और DMK के साथ ही हम गठबंधन में रहेंगे। अगर TVK को हमारा समर्थन चाहिए तो उनको MK स्टालिन से बात करनी होगी। यानी IUML के दो विधायक जो हैं वो TVK के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन अगर ये दो विधायक नहीं भी आते हैं तब भी ये 119 का आंकड़ा होता है और अगर वो TTV दिनकरन के विधायक भी हैं तो ये 120 का आंकड़ा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि CVK जो है या BC के क्या वो आज अपनी घोषणा करने वाली है। विजय जो है इस समय उनके अध्यक्ष उनके पास पहुंचे हुए हैं, उनके एक नेता हैं, उनका बयान आ गया है, उनको हम लोग सुना सकते हैं। नवनिर्वाचित विधायक हैं बन्नीयार रसू, वो कह रहे हैं कि पार्टी BC की अध्यक्ष जो है थोल थिरामावलन जो है उनके लिए गए फैसले का हम पालन करेंगे और हमारे नेता द्वारा लिया गया फैसला ही पार्टी का रुख है, ये कह रहे हैं, उनको हम लोग सुनेंगे। ये इनको सुन लेते हैं जो VCK के विधायक हैं और VCK के दो विधायक हैं और VCK अपना समर्थन दे रही है TVK को यानी विजय को, जिसके पास 108 सीटें हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर तमिलनाडु विधानसभा में उभरी है। तो उसको इनके समर्थन के साथ वहां 119 विधायकों की संख्या हो रही है। लेकिन अभी तक गवर्नर 3 बार मिल चुके हैं विजय, वो अभी नहीं पा पाए हैं वहां से आदेश निर्देश पाए हैं कि वो जाकर सरकार बनाएं। अब बड़ी हैरानी की बात है कि आखिर ये इतना समय क्यों काटा जा रहा है, टाला जा रहा है। अमलेंदु जी, इस दौरान क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ खिचड़ी पक रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश हो रही हो, किसी भी कीमत पर AIADMK की सरकार बनवाने की कोशिश हो रही हो, कि जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। लेकिन AIADMK तीसरे नंबर की पार्टी है, वहां पर कहीं से भी DMK के समर्थन की बातें भी आ रही थी। कल हम लोगों ने उसकी चर्चा की थी कि दोनों पार्टियां एकजुट होकर वहां पर सरकार बना सकती हैं या DMK बाहर से समर्थन दे सकती है AIADMK को। लेकिन दोनों के आपस में जुड़ने और कुछ दूसरे जो विधायक हैं उनको भी साथ में लेने के बावजूद उनके पास 119 का आंकड़ा नहीं बैठता है। बिल्कुल समीर जी, 119 का आंकड़ा लेने के लिए AIADMK को और DMK का बाहर से समर्थन के बावजूद उनको फिर CPI CPM VCK के कांग्रेस की समर्थन की जरूरत पड़ेगी, जो कि उनके साथ नहीं है। DMK का खेल इसीलिए रुक गया चूंकि कांग्रेस ने पहले ही कदम उठा लिया TVK को समर्थन देने का और उसी में DMK का खेल जो तो बिगड़ गया और इसलिए कांग्रेस से बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं MK स्टालिन कि अब यहाँ इन्होंने दूसरे की सरकार बनवा दी और उनके काम जो था वो नहीं होने दिया, उसमें अड़ंगा डाल दिया। और चूंकि कांग्रेस ने फैसला ले लिया उसके बाद फिर CPI और CPM दोनों ने जो है ये फैसला लिया कि चूंकि जनादेश जो है वो TVK के लिए है तो इसलिए हम TVK के साथ जाएंगे, जनादेश का अपमान हम नहीं करेंगे। और कांग्रेस ने तो साफ तौर पर कहा, मलिकम टैगोर का कल हम लोगों ने ट्वीट दिखाया था कि भाई ये दोनों दबड़ पार्टियां जो एक हो रही थी ये किसी धर्मनिरपेक्षता के लिए नहीं, एक स्थिर सरकार का फर्जी बात करने के लिए, और ये फर्जी बातें की जाती हैं स्थिर सरकार की बात। सरकार कोई भी स्थिर होती है। अमलेंदु जी की सरकार 50-50 सीटें दो पार्टियों के पास है, उनकी सरकार ज्यादा स्थिर रहेगी या 108 पार्टी वाली सरकार ज्यादा स्थिर रहेगी? और अगर आपको ऐसा ही स्थिर सरकार का है तो TVK को समर्थन दे तो और ज्यादा स्थिर सरकार हो जाएगी। जी हाँ, भाई 108 TVK के और 70 या कितने हैं इनके DMK के, तो और ज्यादा स्थिर सरकार हो जाएगी, 2/3 बहुमत की सरकार हो जाएगी। तो दे दो समर्थन। CPI CPIM दोनों ने बिना शर्त समर्थन दिया है TVK को, जबकि कांग्रेस ने 3 शर्तों के साथ समर्थन दिया है TVK को। तो ये अब समझा जा सकता है कि सरकार स्थिर है, भले ही कम बहुमत की है, मार्जिन की है, लेकिन इस मार्जिन की सरकार को गिराने के लिए DMK और AIADMK को एक होना पड़ेगा, जो कि फिलहाल दिखाई होता नहीं दिख रहा है। और अगर ये दोनों एक होते तो इसका मतलब कि स्टालिन भी अब जाकर BJP की गोद में बैठ गए। और यही बात कांग्रेस कह रही है कि भाई अगर आप AIADMK के साथ जा रहे हैं इसका मतलब क्या BJP की गोद में जा रहे हैं।
तो ये बात कहना जो है तो ये बुरा लग रहा है, तो सीएम उन्होंने अलग बैठने की मांग भी कर दी है लोकसभा में कि हमको अलग बैठाया जाए। हाँ बिल्कुल, उसके बहुत सारे राजनीतिक नेतार्थ हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ जो कुछ इस समय तमिलनाडु में हो रहा है वो बहुत हैरान करने वाला है। तमाम कानूनी विशेषज्ञ राज्यपाल की भूमिका को लेकर इस समय सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वो संवैधानिक नियमों, कानूनों और संवैधानिक परंपराओं के अनुसार क्यों नहीं चल रहे हैं, वो अपने अड़ियल रुख को क्यों बनाए हुए हैं, और इसके पीछे वजह क्या है। अब इसके पीछे वजह यही हो सकती है कि आप जो तीसरे नंबर की पार्टी हो, या फिर जो सोशल मीडिया में अभी हंसी मजाक की बातें हो रही हो कि एकमात्र बीजेपी का विधायक है, क्या आप उसी के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? तो ये हंसी मजाक वाली बातें क्या सच्चाई सही होती दिखाई पड़ रही हैं? गवर्नर की भूमिका को लेकर ये सारे सवाल उठ रहे हैं। जो बात कही है अमलेंदु जी कपिल सिब्बल ने, उनको भी उन्होंने एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट भी उनका देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कि 108 विधायकों का समर्थन लेकर पहुंच रही है जो पार्टी, उसको कैसे इग्नोर किया जा रहा है। नहीं, इन्होंने तो ये बात कही है, इन्होंने मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, और मुकुल रोहतगी कह रहे हैं कि वहां पर जो कुछ भी गवर्नर कर रहे हैं वो बिल्कुल संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ कर रहे हैं। इस तरह का उनको आचरण नहीं करना चाहिए। एक बार सुनते हैं मुकुल रोहतगी को क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं और भारत के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। According to me, Mr. Vijay should have been asked by the governor on day one to come and form the government. Even if he was 10 short of the magic number, it didn't matter. It is settled law through conventions of the Constitution that the leader of the largest party is called. An opportunity is given to him that you please get together other people and form a stable government in 1 week or 2 weeks' time. That is what is done. It has always been done in the past. Sometimes this opportunity is given and the person fails to get majority. Sometimes when this time is given, they have proved majority. And mind you, sometimes even a minority government can function if the others abstain. The best example is the Narasimha Rao government in Lok Sabha, which lasted for a long time. It was minority. The problem is that the governor is creating a crisis by saying or assuming the role of the assembly by saying that the floor of the house means the floor of my house and asking him to prove that he has 118 or whatever the number is. That is completely wrong. And it तो कह रहे हैं कि मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं और अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि विजय कोर्ट जा सकते हैं। मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी है, हालांकि मुझे नहीं पता कि किसने की है। कोर्ट निश्चित रूप से दखल दे सकता है, जैसा कि उसने कई मामलों में किया है। मैंने खुद ऐसे कई मामले संभाले हैं। 2018 में येदियुरप्पा के फ्लोर टेस्ट में से शुरू करके और भी कई। असल में येदियुरप्पा के मामले में कोर्ट ने आधी रात की सुनवाई में ठीक अगले ही दिन फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था, और वो उसमें फेल हो गए थे। इतना कम समय इसलिए दिया गया था क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त का शक था। इस व्यक्ति को 4 मई को जनादेश मिला था और आज 9 मई है। ये बात कर रहे हैं टीवी के नेता की और विजय की कि 4 मई को जनादेश मिला था और आज 9 मई है, फिर भी उसे मौका नहीं दिया गया है। मेरा मानना है कि यह गलत है। हमें न तो नए चुनाव और न ही राष्ट्रपति शासन की स्थिति का सामना करना चाहिए, क्योंकि इन परिस्थितियों में दोनों ही अलोकतांत्रिक होंगे। राष्ट्रपति शासन से सिर्फ एक और चुनाव होगा जो तुरंत नहीं हो सकता। इसमें 3 या 4 महीने लगेंगे। मेरी राय में ये बहुत बुरा होगा। तो राष्ट्रपति शासन हो, इस तरह की स्थितियां या दोबारा चुनाव हो, ये बहुत ही विपरीत स्थितियों में ही, यानी जब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है, तभी ऐसी स्थितियां आती हैं और तब लागू किया जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि गवर्नर की जो भूमिका दिख रही है, कुछ दिन इस तरह से टाले रहेंगे और कहेंगे कि किसी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है और वो फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे, या फिर ये जो इतना डिले हो रहा है इसमें हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कहीं कोई दूसरी पार्टी तो सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रही है। हाँ बिल्कुल, इसके पीछे समीर जी चर्चा यही चल रही है कि बीजेपी की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से बीजेपी समर्थित सरकार जो है, यानी बीजेपी की
छद्म सरकार जो है वो तमिलनाडु में आ जाए। वो छद्म सरकार कौन होगी? वो छद्म सरकार होगी एआईएडीएमके की। एआईएडीएमके किसी तरीके से सरकार बना ले, लेकिन चूंकि वहाँ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि सीपीआई, सीपीआईएम और कांग्रेस ने बीजेपी का सारा खेल खराब कर दिया है, और इसी खेल खराब होने की वजह से स्टालिन भी चिड़े चिड़े से नजर आ रहे हैं। तो ये एक तरीके से दिखाया जा सकता है कि वहाँ किस तरीके से बीजेपी का काम खराब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए जो बातें की जा रही हैं कि क्या भाई हम बढ़ रहे हैं अब एक तरह से कहा जाए कि राष्ट्रपति शासन की तरफ, तो राष्ट्रपति शासन की तरफ तो बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो, लेकिन ये एक चीज़ साफ समझा जा सकता है समीर जी कि ये परिस्थितियाँ यही पैदा की जा रही हैं कि कहा जाए बाद में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है। अब ये देखना है कि क्या राष्ट्रपति शासन के लिए डीएमके तैयार होगी, तो डीएमके को खतरा ये भी है कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अगर चुनाव होगा तो फिर विजय जो है तो 2/3 बहुमत से आ जाएगा, तो ये भी एक खतरा है। तो अब जो है वो मतलब जो कहा जाए नो मैंस लैंड की पॉलिटिक्स अब करने लग गए। स्टालिन कह रहे हैं कि भाई सरकार जल्दी बनाई जाए, लेकिन ये नहीं कह रहे विजय को बुलाया जाए। टीवीके की सरकार हाँ, नहीं कि जिसकी भी सरकार बननी जल्दी बनाई है, तो जिसकी भी सरकार क्या बननी है सीधे सीधे कहो, या तो जो सबसे जिससे क्या पास सबसे ज्यादा विधायक है उसकी बने, बिल्कुल उसको कहिए। तो ये समीर जी समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये वहाँ तमिलनाडु में खेल जारी है, और इधर तमिलनाडु में खेल जो चल रहा है समीर जी, इस पर भी हम लोग अपनी चर्चा जारी रखते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी जिस तरीके से चुनाव आयोग ने काम किया, खासतौर से पश्चिम बंगाल में SIR के जरिए जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनवाई गई, उस पर बहुत बड़ी खबर है, वो भी हम लोग बताएंगे कि वो क्या है, किस तरीके से चोरी जो है वो चुनाव आयोग की पकड़ी गई है। बिल्कुल, वो चोरी चुनाव आयोग की पकड़ी गई है। SIR के जरिए वहां पर क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर वहां पे लगभग 30 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया। बड़ी खबर यह आ रही है कि वहां पर इस मतदाता सूची में जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के जरिए बाहर किए गए थे, उनके मामलों की सुनवाई के लिए वहां ट्रिब्यूनल बनाया गया था। उसमें 19 ट्रिब्यूनल्स अलग अलग जगहों के लिए बनाए गए थे। उसमें एक जज, जस्टिस जो कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जस्टिस शिव गणनम, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया, ये तो उन्होंने अपना कहा बताया कि मैं निजी कारणों से दे रहा हूं, लेकिन इस्तीफे के पीछे की वजह अब धीरे धीरे खुल रही हैं, उनकी परतें खुल रही हैं। कपिल सिब्बल का अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग ट्वीट देख रहे थे वो उसी पर है, एक बार हम चाहेंगे उसको फिर से देखें। वो बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। जस्टिस TS शिवगणनम पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी अपीलों की सुनवाई करने वाले 19 ट्रिब्यूनल्स में से एक को लीड कर रहे थे। 1777 अपीलों का उन्होंने निपटारा किया। 17 को मंजूरी दी। इसका मतलब यह है कि 96% से ज़्यादा नाम गलत तरीके से हटाए गए थे। CEC जिंदाबाद। इसी तरह बीजेपी जीती, ये कपिल सिब्बल का कहना है, लेकिन ऐसे ही जीती है। यानी 96% से ज़्यादा नाम गलत तरीके से हटाए थे, जिनका निस्तारण किया था जस्टिस शिवगणनम ने, और उनमें से कुछ ही नाम शामिल किया गया मतदाता सूची में। ये चुनाव से पहले की बात है, मतदान से पहले। और इन्हीं नामों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ये इस बार नहीं वोट दे पाएंगे तो क्या हुआ, बाद में तो दे ही लेंगे अगर ठीक पाए गए। इन्हीं के लिए कहा था कि अभी अगर ये वोट नहीं दे पाए हैं तो बाद में दे लेंगे समीर जी, और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे थे। अब ये जो यहाँ बता रहे हैं शिवगणनम का, तो शिवगणनम जो है समीर जी, इन्होंने 1777 जो है उनकी सुनवाई की, और उसमें 1117 जो हैं उनको अनुमति देगी, यानी वो 96% नाम गलत काटे गए। और 60 नाम थे जो गलत पाए गए, बाकी वो सारे सही पाए गए। बाकी सारे सही पाए गए। तो ये समीर जी देखने को मिला। और ये इसके साथ साथ जो चीज़ देखने को मिली वो ये कि इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो व्यक्तिगत कह रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर समझा जा सकता है कि उन पर कोई ना कोई दबाव रहा होगा, या उनकी अंतरात्मा जो है वो स्वीकार नहीं कर पा रही होगी इतने बड़े पैमाने पर बेईमानी की जाए। अभी समीर जी 5 मिनट पहले अभिषेक बनर्जी ने एक ट्वीट किया है, बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट है। उस ट्वीट को हम लोग देखते हैं। उन्होंने क्या लिखा है उसमें, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लोग बता देते हैं कि क्या है। अभिषेक बनर्जी का एक लंबा चौड़ा ट्वीट है और इसी पर है, और लिख रहे हैं कि हमने एक बेहद मुश्किल चुनाव लड़ा है, जिसमें कथित तौर पर करीब 30 लाख असली वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमने देखा कि कई सरकारी एजेंसियों और भारत के चुनाव आयोग का रवैया कितना पक्षपातपूर्ण था। लोकतांत्रिक संस्थाएं जिन्हें निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, वे भी सवालों के घेरे में दिखी, जिससे पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, विश्वसनीयता
विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वोटों की गिनती से लेकर ईवीएम को संभालने और लाने ले जाने के तरीकों पर लगे आरोपों और कंट्रोल यूनिट में गड़बड़ी जैसी कई परेशान करने वाली घटनाओं ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या लोगों के असली जनादेश का सम्मान किया गया है। मैंने पहले ही वोटों की गिनती के केंद्रों से सीसीटीवी फुटेज जारी करने और वीवीपैट पर्चियों की पारदर्शी तरीके से गिनती करने की मांग की है, ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके और हर शक का जवाब खुले तौर पर और ईमानदारी से दिया जा सके। लोकतंत्र तभी जिंदा रह सकता है जब चुनावी संस्थाएं नागरिकों में भरोसा और विश्वास जगाएं। दुर्भाग्य से हमने जो देखा है उसने उस भरोसे को बुरी तरह से तोड़ दिया है। और ये अभी काफ़ी बातें और लिखी हैं, यही इसीलिए वो मांग भी कर रहे हैं अमलेंदु जी कि 12 बजे से 6 बजे तक के जो सीसीटीवी फुटेज है, और 12 बजे से 6 बजे तक के ही क्यों, शुरू से जिस दिन मतगणना हुई है उस दिन के पूरे दिन के जो सीसीटीवी फुटेज है वो दिखाए जाने चाहिए, सार्वजनिक किए जाने चाहिए। सार्वजनिक किए जाने चाहिए। और वो सार्वजनिक करने का चैलेंज जो है वो चुनाव आयोग स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा है, इसको लेकर सवाल उठाए कि भाई अगर अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि 100 सीटों पे आपने इस तरह की बेईमानी की है, तो आप तो अपने को ये बताने के लिए कि आपने बेईमानी नहीं की है, चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था उसको तुरंत जारी कर देना चाहिए। 100 सीटों का क्या, सब 293 सीटों का आप जारी कर दीजिए कि भाई तुम 100 की बात कर रहे हो तो 293 का जारी किए दे रहे हैं। तो ये नहीं जारी कर रहे, इसका मतलब आप इसको लेकर आपके जो आरोप है वो सही है। लेकिन इसके आगे जो एक और वो बात वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली और पश्चिम बंगाल दोनों जगहों पर एक मजबूत, मुखर और बिना किसी समझौते के काम करने वाला विपक्ष बने रहेंगे। ये उनका जो कहना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात समीर जी है। जी बिल्कुल, इसको लेकर लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, हम लोग देखेंगे राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, और ये आरोप शुरू से लग रहे हैं। और आपको बता दें ये आरोप नहीं है, बल्कि ये तथ्यों के जरिए विपक्ष ने जो आरोप लगा रहे हैं वो प्रमाणित करता जा रहा है। अब यहाँ पर जो वहाँ इस ट्रिब्यूनल के जो जज हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया निजी कारणों से, मतदान के तुरंत बाद दे दिया। 1777 मामले उन्होंने देखे जिनमें मात्र 60 गलत पाए गए और बाकी सारे सही पाए गए, यानी 96% मामले सही पाए गए। इसका मतलब यह है कि गलत तरीके से उनको वोट देने से रोका गया। ये केवल लगभग 2000 मामलों में इतनी बड़ी संख्या है, इससे समझा जा सकता है कि 30 लाख में 25, 26, 27, 28 लाख लोगों का तो वोट, इसका मतलब जो सही है उनको काट दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, इनको काट दिया गया। और ये बिल्कुल ठीक सही जो है वो है कि भाई इतने मतदाता काट दिए गए और जीत का अंतर इससे कम है। लेकिन समीर जी, इस बीच समाजवादी पार्टी ने एक और बहुत बड़ी मांग की है, और समाजवादी पार्टी की मांग अगर चुनाव आयोग मान लेगा तो फिर धांधलियां रुक जाएंगी, लेकिन वो मानेगा नहीं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की सांसद है डिम्पल यादव, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो मतगणना है उसको आप लाइव दिखाइए। अब मतगणना अगर लाइव दिखा दी जाएगी तो फिर जो सीसीटीवी बंद करके पिटाई की गई ममता बनर्जी की, टीएमसी के काउंटिंग एजेंट्स की 100 सीटों पर, वो कैसे हो पाएगी? केवल बीजेपी के लोग थे, वही गिनने वाले भी थे, गिनने वाले वही थे। तो ये अब ये बहुत गंभीर चीज, तो हम लोग सुन सकते हैं डिम्पल यादव ने क्या मांग की, और बहुत मतलब कहा जाए कि बहुत सही मांग उनकी ये है। और उन्होंने कहा कि जो चुनाव आयोग जो है निष्पक्षता, उसकी निष्पक्षता पर आरोप है और विपक्ष के उसको अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए मतगणना लाइव दिखानी चाहिए। बिल्कुल, तो सुन लेते हैं डिम्पल यादव को क्या कह रही हैं। मतगणना क्यों लाइव दिखाई जानी चाहिए, और नहीं दिखाएंगे तो फिर ऐसे ही होगा जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ कि 12 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, दोपहर के बाद, यानी मतगणना की स्पीड जो है वो धीमी कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को वहां से मारकर भगा दिया गया और फिर अच्छा आराम से वहां गिनती करके फिर रिजल्ट जारी कर दिया गया। सुनते हैं डिम्पल यादव को क्या कह रही हैं। ये चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया हुई, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में भी देख चुके हैं कि किस तरह से सुरक्षा बलों का कहर रहता है चुनाव के समय, और किस तरह से एक तरह से डर का माहौल क्रिएट किया जाता है और कार्यकर्ताओं को धमकाया जाता है कि वो बूथ तक ना जाएं, अपना बस्ता ना लगा पाएं, या जो हमारे बूथ एजेंट्स होते हैं जिनको अंदर रहना होता है, बूथ अध्यक्ष लोगों को वोट डलाने के लिए, तो उनको भी बाहर कर दिया जाता है बूथ से। तो आखिरकार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ने जो किया है बंगाल में, तो मैं समझती हूँ जिस तरह उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनावों को नतीजों पर पहुँचाया था, उसी तरह बंगाल में भी उसी तरह कार्य करके ये लोग सत्ता में आए हैं। अखिलेश यादव जी ने भी मुलाकात की है, उन्होंने कहा हम आपके साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उसी का क्योंकि समाजवादी पार्टी के हमेशा से टीएमसी के अच्छे रिश्ते रहे हैं, और वहाँ जाके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कहा गया है कि हम चाहते हैं कि काउंटिंग वाले दिन
जिस तरह से यूट्यूबर्स लाइव करते हैं, अब ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब लाइव करना कोई बहुत बड़ी बात तो रह नहीं गया है। हमने देखा कि किस तरह से लाइव जो फुटेजेस अवेलेबल थी, तभी जब चंडीगढ़ में जब मेयर के चुनाव थे तो उसमें जो धांधली हुई थी वो पकड़ी गई थी। तो समाजवादी पार्टी की ये मांग है कि जब चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में तो वहाँ पे स्पेशली जब काउंटिंग वाले दिन हम चाहते हैं कि वहाँ से लाइव फुटेजेस हो, लाइव कवरेज किया जाए उसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप को बहुत ही टेक्नोलॉजिकली आगे बताती है। तो ये समाजवादी पार्टी की मांग है और इलेक्शन कमीशन से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रही है गिरोह की तरह, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रही है, क्योंकि उनको संरक्षण मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी से। मैम, आज समाजवादी पार्टी डेलीगेशन ने जिलाधिकारी महोदय को शिकायत की है कि लोहिया जी की मूर्ति पर आपत्तिजनक चीज डाली गई, जिसको लेकर के कहाँ पे डाली? मैनपुरी नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी तो एक विचार वाले लोग हैं ना, ये तो कभी दूसरी विचारधारा को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और साथ में ये लोग रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। तो देखने को मिला है, अभी बंगाल में हमें देखने को मिला है कि स्वामी विवेकानंद की तस्वीरों पे तिलक लगा रहे थे और जितनी भी वहाँ पे तस्वीरें थी बंगाल के सभी नेताओं की, रविंद्रनाथ टैगोर की, सब पे तिलक लगाया जा रहा था। आखिरकार ये चाहते क्या हैं, आखिरकार इनकी मंशा क्या है, क्यों इनके जहन में इतना जहर है? हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी वालों से केवल ये है और ये केवल धर्म का प्रयोग करके हमारा तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं कि जो मतगणना है उसको लाइव दिखाना चाहिए और वही अब सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रही है तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, क्योंकि मतगणना भी पूरी तरीके से एक वहाँ पर उसमें भ्रष्टाचार किया गया, उसमें बेईमानी की गई है, ये उनके आरोप हैं। यानी मतदान से पहले एसआईआर के जरिए नाम काटे गए, वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है चुनाव आयोग ने क्या किया और मतगणना में भी क्या कुछ किया गया। लेकिन अब मतगणना के बाद सरकार वहाँ पर बन गई है और यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो करना चाहता था उसमें कामयाब हुआ। कामयाब होने के बाद वहां पर सरकार बनी और सरकार बनने से पहले ही हिंसा जो हो रही है वो हम लोग लगातार उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो अभी बात कह रही थी डिम्पल यादव अमलेंदु जी, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वहां लेनिन की मूर्ति तोड़ी गई और भी बहुत कुछ किया गया, लेकिन जितने महापुरुष हैं सारे महापुरुषों का वहां भगवाकरण किया जा रहा है। अब कहीं ऐसा ना हो कि उन सबके कपड़े बदलकर उसी कपड़ों में उनको भी दिखाया जाए जिसमें आज शुभेंदु अधिकारी दिख रहे थे। हाँ, जिसमें शुभेंदु अधिकारी दिख रहा है। ऐसा ना हो कि मार्क्स और लेनिन की मूर्तियां भी अब भगवा रंग में जो है पोत के लगा दी जाए और भगवा कपड़ा पहना दिया जाए। महर्षि मार्क्स जो हैं वो अब भगवा कपड़ा पहने हुए और रुद्राक्ष की माला डाली हुई दिखाई पड़े बंगाल में, तो ये भी कह सकता है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की तो दाढ़ी वैसे भी लंबी है, मार्क्स को ऐसे भी कहते हैं सब, मरकस बाबा कहते हैं, हाँ मरकस बाबा कहते हैं। तो अब ये हो सकता है कि अब वहाँ जो है वो गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जो है उनको भी भगवा पहना के जो बैठा दिया जाए, तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो ये सब कुछ दिखाया जाता है। आज देखा है आपने कि किस तरीके से मतलब जिन रवीन्द्रनाथ टैगोर पे चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा हमले किए गए समीर जी, रवीन्द्रनाथ टैगोर के जनगण मन के बराबर बंकिम चंद्र चटर्जी को लाकर के सब वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गान बनाया जाए, इसके लिए बहस करवाई, एक दिन का विशेष सत्र वंदे मातरम पर किया गया। और आज देख रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं उस तरीके से, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि समझ में आ गया कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो उस तरीके से मदद नहीं करेंगे, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ज्यादा है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की वजह से तो समीर जी पाकिस्तान टूट गया था। चूंकि पाकिस्तान जब एक था और बांग्लादेश उसमें था, तो पाकिस्तान ने रविंद्र संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया और उसी के विरोध में बांग्लादेश में जो अब बांग्लादेश और उसमें पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, उसमें जबरदस्त विद्रोह हो गया। तो उसकी वजह से पाकिस्तान टूट गया, एक नए देश का उदय हो गया। तो ये उन रवीन्द्रनाथ टैगोर से टक्कर लेने चले थे, लेकिन अब समझ में आ गया। तो मोदी जी भी जाकर वहां नतमस्तक हो रहे थे, शुभेंदु अधिकारी से भी कहते पैर पकड़ ले, जल्दी पकड़, दिख रहे थे ऐसे कहते हुए, जल्दी करो, देर मत करो। तो ये समझ में आ रहा है। तो गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वो पकड़ के ठीक कर दिया है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन अब ये क्या बर्ताव करेंगे गुरुदेव के साथ, आने वाले समय बताएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी के साथ बगल बैठे हुए प्रधानमंत्री बड़े खुश नजर आ रहे थे। अगर वो तस्वीर हो हम लोगों के पास तो हम लोग देखेंगे, लेकिन कुछ ये है शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें, विजुअल्स ये आप देख रहे हैं और इसमें हम ये देखेंगे यहाँ गृह मंत्री अमित शाह दिख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं और यहाँ पर ये तस्वीर जो है इसको अगर हम एक बार देखें फुल स्क्रीन पर, पीठ ठोक रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभेंदु अधिकारी की।
और ये वहाँ पर दोनों ही काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी बहुत एक तरीके से लग रहा है कि बहुत एहसानमंद भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये इस तस्वीर से के कई चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं, पर नायडू साहब भी हैं वहाँ पर जी। हाँ, नीतीश कुमार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि अब पता नहीं बुलाया भी गया कि नहीं बुलाया गया। हाँ, पता नहीं वो कल वहाँ थे पटना में, तो वहीं समझ रहे हो कि वहीं शपथ ग्रहण हो रहा है शुभेंदु अधिकारी का, ये भी हो सकता है जिस तरीके विजुअल्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ देखा जाता है नीतीश कुमार नज़र नहीं आ रहे हैं समीर जी। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ समय पहले का, लगभग 10 साल पहले का एक वीडियो, 2016 का, ठीक 10 साल पहले का एक वीडियो है, एक भाषण में वो कुछ कह रहे हैं। एक बार उस भाषण की क्लिप हम लोग सुनते हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा, फिर बताते हैं कि वो बात वो किसके लिए कह रहे हैं। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया, लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल पहले का भाषण है, और ये इन्हीं के लिए है जिनकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, जिनको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बना रहे हैं। जेब में रख लेंगे मोदी जी इनको कायदे से वो भी मालूम पड़ेगा। क्योंकि अभी वहां एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें शुभेंदु अधिकारी पैसा मांगते हुए, लेते हुए पकड़े गए थे, अपने जेब में रखते हुए पकड़े गए थे। वो विजुअल वायरल हुआ था। और वायरल कैसे हुआ था? बीजेपी ने उसको अपनी वेबसाइट, अपने टीवी, अपने जो यूट्यूब चैनल है, अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स पर उनको रखा था। बाद में जब शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल आ गए तो उसने डिलीट कर दिया। लेकिन ये उनके विजुअल्स दूसरी पार्टियों के पास, अन्य लोगों के पास तो सुरक्षित रखे हुए हैं उनके आर्काइव में। आज वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है प्रधानमंत्री का, जिसमें बड़े नाटकीय तरीके से बता रहे कैसे पैसा लिया गया, कैसे जेब में डाला गया, कैसे जेब में डाला गया। और आज उसी तरीके से झुका के जेब में रखने की कोशिश कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी को मोदी जी। जिस तरीके झुकाया, मतलब कुर्ते की जेब तक ले गए थे वो शुभेंदु। ये देखिए, ये देखिए, जेब के अंदर रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब शुभेंदु अधिकारी भी शुभेंदु अधिकारी जेब में आ नहीं पाए पूरे, लेकिन ये समझा सकता है। लेकिन मजे की बात ये समीर जी, प्रधानमंत्री की जेब इतनी बड़ी नहीं है। हाँ, नहीं, प्रधानमंत्री की जेब तो बहुत बड़ी है, उसमें अजीत पवार भी आ गए थे। हाँ, तो ये समझिए समीर जी कि जिन दो लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगाए थे नारदा शारदा स्कैम को लेकर बीजेपी ने, आज दोनों लोग बीजेपी से मुख्यमंत्री हैं जी। बिल्कुल, दोनों लोग, एक असम, एक पश्चिम बंगाल। इन दोनों के ऊपर बीजेपी ने ही आरोप लगाए थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने ही आरोप लगाए थे। और आज दोनों ही लोग जो हैं वो बीजेपी से मुख्यमंत्री हैं। तो ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन है जी। बिल्कुल, ये वॉशिंग मशीन है। और क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अजीत पवार पर भी बहुत ही भीषण आरोप लगाए। लेकिन अजीत पवार कई बार इनके साथ उप मुख्यमंत्री बने, फिर बाहर गए, फिर आए, फिर गए। और मजे की बात यह है कि वो जब जब सरकार के साथ शामिल हुए, उनके सारे आरोप उन्होंने कानूनी रूप से खत्म करवा लिए। और जब फिर वो बाहर गए तो उनके ऊपर फिर आरोप लग गए। लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं शिवसेना के सांसद संजय राउत, एक बार उनको सुनते हैं। वो बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपरा के अनुसार उसी को आगे बढ़ा रही है। कैसे, सुन लेते हैं संजय राउत को। देखो, टीवी के 108 एमएलए उनकी चुनकर आए। संविधान ये कहता है कि सबसे बड़ी पार्टी को सबसे पहले बुलाया जाता है, और बहुमत सिद्ध करने का जो फ्लोर है वो विधानसभा है। महाराष्ट्र में कोश्यारी ने क्या बहुमत देखा था? जब सुबह का शपथ लिया था 5 बजे, उसके बाद जब उद्धव जी ने जब इस्तीफा दिया तो कहाँ बहुमत देखा था उसने? तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट बैठे हैं राजभवन में, नाम तो लोक भवन किया है ना, नाम का लोक भवन है, लेकिन लोक भवन में लोगों की भावनाओं की, मतों की हत्या होती है। 108 वाले पार्टी को सबसे पहले बुलाना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन
तो मैंने कहा, कल मैंने ट्वीट किया था, कल बीजेपी का वहां एक सदस्य चुनकर आया है, उनको बुलाइए और उनको 5 साल का समय दीजिए बहुमत सिद्ध करने के लिए और 108 लोगों को बहुमत जुटाने के लिए। एक है बीजेपी का तमिलनाडु में एक सदस्य चुनकर आया है, फिर राज्यपाल ने उनको बुलाया, चलो आप आइए और उनको 5 साल का समय दीजिए बहुमत सिद्ध करने के लिए, 5 साल। बीजेपी वाला कर। तो ये कह रहे हैं संजय राउत, अभी तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, लेकिन संजय राउत ने जो कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ है, जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और उसके पहले प्रधानमंत्री खुद उनके बारे में क्या कहते थे, उसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक तरह से अब भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करो और फिर उनको मुख्यमंत्री बनाओ, या हो सकता है आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री भी बना दें। बहरहाल इसको लेकर मनोज झा क्या कह रहे हैं, आरजेडी के सांसद हैं, उनको सुनते हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने शुभेंदु अधिकारी जा रहे हैं। संभावना थी कि विजय भी आज शपथ लेंगे, लेकिन अभी संकट के बादल छटे नहीं हैं। राज्यपाल से घंटों मुलाकात के बाद भी बहुमत के आंकड़े। बेचारे राज्यपाल को क्यों आप ला रहे हैं? आपको भी पता है, हम सबको पता है कि राज्यपाल किसके इशारे का इंतजार कर रहे हैं और किसके इरादे पे काम कर रहे हैं। क्यों गलतफहमियां पालते हैं हम लोग? क्या प्रेसिडेंस नहीं है? शंकर दयाल शर्मा ने अटल जी को क्यों बुलाया था? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का। बहरहाल हमें सब पता है कि ये पूरा मैकियावेलियन चरित्र कहां से गाइडेड हो रहा है। बहरहाल शुभेंदु जी आज शपथ ले रहे हैं और उनको असंख्य शुभकामनाएं। मूलतः तो वो कांग्रेस टीएमसी से होकर के बीजेपी में आए हैं, लेकिन बंगाल की चुनौतियां अभी फिलहाल, कल भी मैं एक विजुअल देख रहा था एक गांव से हिंसा की, उससे पूर्व खुद उनके पीए और उससे पूर्व 4-5 लोग अलग अलग हलकों में अलग अलग इलाके में हिंसा की भेंट चढ़ गए। तो उस शांति और सौहार्द कैसे काम हो? चुनाव हो गया, अब ये घुसपैठिया वाली जुबान पर विराम लगा करके बंगाल के हिस्से में शांति आए, यही मैं समझता हूँ सबकी अपेक्षा हो। तो ये तमिलनाडु के बारे में कह रहे हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के बारे में भी मनोज झा बात कर रहे हैं कि कैसे वहाँ पर क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, ये तो अपनी जगह है कि कौन किस पार्टी में है, पार्टी में अदला बदली होती है, दूसरी पार्टी में रहेंगे तो उनके ऊपर आरोप भी लगेंगे। लेकिन किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए हैं, एसआईआर हुआ है, उसमें किस तरह से क्या कुछ खेल किया गया है कि 30 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया और अब उसकी जांच करने वाले न्यायाधीश जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम निजी कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे पता चल रहा है कि उनके इस्तीफे के पीछे क्या वजह है। बिल्कुल समझिए, ये समझ में आ रहा है कि इस्तीफे के पीछे क्या वजह है और इस्तीफे की वजह साफ समझी जा सकती है। और ये बताया है एक तरीके से कपिल सिब्बल ने अपनी ट्वीट में कि उनके जो ट्रिब्यूनल था उसने किस तरीके से फैसले दिए और किस तरीके से उनको बाध्य होना पड़ा होगा। और अभिषेक बनर्जी का जो ट्वीट हम लोगों ने दिखाया, जो अभी थोड़ी देर पहले आया था, उसमें भी अभिषेक बनर्जी साहब कह रहे हैं कि हमने बहुत विषम परिस्थितियों में चुनाव लड़ा, 30 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं उनके नाम काट दिए गए और उसके बाद जो है हमने ये चुनाव लड़ा, वो 30 लाख से ज़्यादा मतदाता 96% मतदाता असली काटे गए। ये बताता है जो ट्रिब्यूनल के चीफ जो हैं वो जो इस्तीफा दे रहे हैं उनका ट्रिब्यूनल ने जिस तरीके से किया, तो ये कपिल सिब्बल बता रहे हैं कि 96% जो थे वो असली वोट काटे गए। तो आप समझ सकते हैं कि 30 लाख जो नाम काटे गए उनमें से 96% असली वोट काटे गए। चुनाव ये हो कैसे गया, इसको लेकर भी सवाल है। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचेगा, निश्चित तौर पर पहुंचेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आएगा ये भी हम लोग सब समझ सकते हैं। समीर जी, सुप्रीम कोर्ट का जो हाल है वो भी सब समझ में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तो अभी बहस चल रही है, अभी तो वो भी देखना है कि आखिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मसला वो भी चल रहा है उस पर। लेकिन मनोज झा ने शुभेंदु अधिकारी ने जो आज बधाई ली, मतलब आज शपथ ली है, उस पर बधाई तो दी है, लेकिन उनके सामने जो समस्याएं हैं उनके ऊपर भी एक अपनी बात कही है, उसको भी सुनेंगे। और वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि उनके पीए की जो जिस तरीके से जान गई है, इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। 2013 से लेकर 26 के बीच में उनके 4 निजी सचिवों की जान गई है इसी तरीके से।
तो ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो है। तो अब ये जो वॉशिंग मशीन में धुलकर आए हैं बीजेपी की, तो उस वॉशिंग मशीन में क्या शुभेंदु अधिकारी कितना आगे तक जाएंगे, आगे जाना चाहिए ऐसे लोगों के। लेकिन अब वो जो असली कार्यकर्ता है उसको पीछे छोड़कर बीजेपी का आगे बढ़कर जाएंगे। तो हम लोग सुन सकते हैं कि मनोज झा जो है और क्या जी बिल्कुल, मनोज झा को सुनते हैं। और आपको पता ही है कि पहले शुभेंदु अधिकारी जब प्रधानमंत्री उनके बारे में उनको चोर बताते हुए इस तरह की टिप्पणी कर रहे थे, तो उस वक्त वो तृणमूल कांग्रेस में थे। बाद में वो बीजेपी में आए, तो फिर बीजेपी में आने के बाद उनका जो करियर ग्राफ है यहां तक पहुंचा कि वो सीधे मुख्यमंत्री बना दिए गए। बहरहाल मनोज झा को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने शुभेंदु अधिकारी जा रहे हैं। संभावना थी कि विजय भी आज शपथ लेंगे, लेकिन अभी संकट के बादल छटे नहीं हैं। राज्यपाल से घंटों मुलाकात के बाद भी बहुमत के आंकड़े। बेचारे राज्यपाल को क्यों आप ला रहे हैं? आपको भी पता है, हम सबको पता है कि राज्यपाल किसके इशारे का इंतजार कर रहे हैं और किसके इरादे पे काम कर रहे हैं। क्यों गलतफहमियां पालते हैं हम लोग? क्या प्रेसिडेंस नहीं है? शंकर दयाल शर्मा ने अटल जी को क्यों बुलाया था? तो यहाँ बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री, लेकिन बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी के नेता, खुद प्रधानमंत्री ऐसे नेताओं के ऊपर सवाल भी उठाते हैं और फिर उनको गले भी लगाते हैं। और गले लगाते हुए जो तस्वीर है, अब इस तस्वीर के बिल्कुल उसमें विपक्ष में ये जो तस्वीर 10 साल पहले वाली उनके भाषण की तस्वीर आ रही है, वो भी काफ़ी शेयर हो रही है और उसको बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है, तमाम नेताओं ने भी शेयर किया है। और इसमें ये साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये वो वॉशिंग मशीन है जहां सब कुछ धुल जाता है। और सही भी बात है, जिस तरह के आरोप लगे थे अमलेंदु जी, अगर आज शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होते तो फिर कहां रहते, ये भी सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, वो कहाँ होते सबको पता है। और ये साफ तौर पर समझ में आता है कि ये मतलब क्या उनके ऊपर होता। और जिस तरीके अभी आप संजय राउत जो है समीर जी, उन्होंने वो वीडियो शेयर भी कर दिया। हालांकि वो वीडियो हम दिखा नहीं सकते कि उस पर कॉपीराइट का मसला है, लेकिन वो वीडियो भी शेयर कर दिया है पैसा लेते हुए। और तो नहीं रख रहे हो, बगल में रख रहे हैं, लेकिन हाँ, तो मोदी जी ने या तो सही से देखा नहीं, या मोदी जी की जेब बड़ी है तो इसलिए मोदी जी ने जेब की बात कह दी होगी। तो बहरहाल मोदी जी ने कुछ भी कह सकते हैं, चूँकि तो 2016 का वो है तो वो समझा जा सकता है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को जिस तरीके से बनाया गया है, इसको लेकर सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा समीर जी उठ रहे हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। और बीजेपी के लिए इस तरीके से सरकार बनाना जो है, मतलब चलाना जो है, वो इतना आसान तो नहीं होगा पश्चिम बंगाल में। अब वो वैसे सरकार में आ गए हैं, केंद्र में भी सरकार है, तो हो सकता है, लेकिन दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, इतना समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, वहाँ पर दिक्कतें आसान नहीं है, लेकिन अब आसानी अगर क्या दिक्कतें आएंगी क्या नहीं आएंगी देखने वाली बात है। 2/3 बहुमत के साथ वहाँ पर सरकार बनी हुई है, बम्पर मेजॉरिटी मिली हुई है। विपक्षी तृणमूल कांग्रेस 100 के भी नीचे है। ऐसी स्थिति में तो सरकार मजबूत ही है। यहाँ तो जो मजबूत सरकार नहीं है वहाँ उसको बनने ही नहीं दिया जा रहा है, जहाँ बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है। बहरहाल इन सब के बीच राहुल गांधी ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही लड़ सकती है। हाँ, बीजेपी से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लड़ सकती है। और समीर जी, लेकिन राहुल गांधी की हम ये बात करें उससे पहले राहुल गांधी ने कल जो पटना में हुआ उसको लेकर एक ट्वीट किया है। जी, पटना में वहाँ कैसे छात्रों के ऊपर डंडे बरसाए गए, और पटना में भी अभी कुछ ही दिन पहले सरकार बनी है, हालांकि तब से लेकर अब तक वहाँ मुख्यमंत्री 2 बार बदले गए हैं। लिख रहे हैं राहुल गांधी उन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए जिसमें पुलिस पीट रही है छात्रों को जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, एग्जाम की मांग कर रहे थे कि परीक्षा करा ली जाए, उसको लेकर लिख रहे हैं कि पटना में कल अपने रोजगार का हक मांगते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार पुलिस ने बेरहमी से पीटा। फिर से बेरोजगार युवाओं को बीजेपी का जवाब लाठी। भारत में आज सबसे बड़ी बीमारी बेरोजगारी है और इसकी सबसे भयंकर मार बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं पर पड़ रही है। लाखों युवा डिग्री और काबिलियत हाथ में लेकर दर दर भटक रहे हैं, मगर बीजेपी की सरकार को न इनकी परवाह है न आपकी। जब युवा सड़कों पर उतरकर अपना हक मांगते हैं, उनके हाथ में रोजगार नहीं, पीठ पर लाठियां रख दी जाती हैं। भारत का युवा बीजेपी के झूठ से तंग आ चुका है। वो अब चुप नहीं बैठेगा और कांग्रेस उनके साथ हर मोड़ पर खड़ी है। हालांकि सोशल मीडिया में इन तस्वीरों को, इन जो विजुअल्स हैं, इनको लेकर ये आ रही थी कि भाई इसी युवा ने, इन्हीं लोगों ने वहां पर बम्पर मेजॉरिटी वाली सरकार एनडीए गठबंधन की बीजेपी की बनवाई है। बम्पर सरकार बनवाई है और बम्पर सरकार बनी है सभी जी। 2/3 बहुमत की सरकार कह सकते हैं आप उसको, बनी है बहुत बम्पर उसके साथ। और ये समझा जा सकता है
और अब उसके परिणाम जो हैं, दुष्परिणाम, बल्कि आप कहिए परिणाम नहीं, दुष्परिणाम कहना ठीक होगा, वो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कल जो थे समीर जी, वो थे वहाँ गुरुग्राम में, और गुरुग्राम में वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और सद्भावना यात्रा, और वहाँ उन्होंने जो था बहुत साफ चैलेंज जो दिया, और वो चैलेंज ये दिया उन्होंने कि हम ही जो है, यानी कांग्रेस जो है, वही बीजेपी को हरा सकती है। तो पहले हम सुनते हैं कि राहुल गांधी ने ये चैलेंज क्या दिया, उसके बाद उन्होंने और आगे क्या बातें कही कि नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज़ क्यों हैं और क्यों ये सरकार जो है वो गरीबों के हित में काम नहीं कर रही है, खास लोगों के हित में काम कर रही है, उस पर क्या कहा। तो पहले हम लोग सुनते हैं कि राहुल गांधी का वो बयान क्या कह रहे हैं कि क्या बीजेपी को केवल कांग्रेस ही हरा सकती है, क्यों? कुछ भी हो जाए, विचारधारा की लड़ाई है, और दो ही विचारधारा इस देश में लड़ती है, राजनीतिक दो ही विचारधारा है, एक आरएसएस की, नफरत की, बंटवारे की, दूसरी कांग्रेस पार्टी की, मोहब्बत की, एकता की विचारधारा। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी, और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। ये सीधे सीधे एक चैलेंज, चुनौती, बड़ी चुनौती कि वहाँ पर कांग्रेस ही हरा सकती है। तो ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी, और जिस तरह से उधर अभी बिहार का जिक्र कर रहे थे कि वहाँ कैसे बेरोजगारों पर लाठियाँ बरसाई जा रही है, और पहली बार नहीं हो रहा है ये, लगातार बीजेपी और एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री चाहे नीतीश कुमार रहे, चाहे सम्राट चौधरी रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बेरोजगार लोग अगर रोजगार मांगेंगे, परीक्षा कराने की मांग करेंगे, वैकेंसी की मांग करेंगे, तो फिर लाठियाँ ही मिलेंगी। ये स्पष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल ये स्पष्ट है, और ये समीर जी समझा जा सकता है कि ये इतनी स्पष्टता से राहुल गांधी ये बात क्यों कह रहे हैं, और बिल्कुल साफ कह रहे हैं। दूसरा, ये जो एक बात कह रहे हैं समीर जी, उसको मुझे लगता है कि अपने साथियों को भी शायद संदेश दे रहे हैं कि केवल कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है और बीजेपी को कांग्रेस ही हराएगी। और ये इसलिए बात सही लगती है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को हराने का काम है वो कांग्रेस को ही करना है। क्षेत्रीय दलों की अपनी सीमाएं हैं, अपनी राज्यों की एक सीमाएं हैं, और बीजेपी जिस तरीके से उन क्षेत्रीय दलों से निपट रही है, उसके बाद ये निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि ये निपटना कांग्रेस को ही होगा। लेकिन इसके अलावा जो उन्होंने कही समीर जी एक और बात, और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो कंप्रोमाइज हैं, और कंप्रोमाइज़ क्यों है उसके दो कारण उन्होंने बताए राहुल गांधी ने। तो वो दो कारण कौन से हैं वो भी हम लोग सुन सकते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, कि वो दो कारण कौन से हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज हैं और किसानों के खिलाफ, जनता के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सुन लेते हैं क्या कहा है राहुल गांधी ने वहां पर प्रधानमंत्री को लेकर। और प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये बार बार कह रहे हैं। ये पूरा मसला पार्लियामेंट में लगातार गूंजता रहा है, लेकिन यहां पर एक के बाद एक सरकारें भी बीजेपी बनाती जा रही है। कैसे बनाती जा रही है वो चीजें अब स्पष्ट हो रही हैं। पहले सुन लेते हैं पहले राहुल गांधी को। हमारा टैक्स बढ़ गया, उनका टैक्स जीरो हो गया, हमारा डेटा गया, हमारा कृषि का सेक्टर गया, हमारी ऑयल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी गई, हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। अमेरिका का कुछ नहीं गया। इसके दो कारण हैं और मैं आपको साफ बता देता हूं। सबसे पहला कारण, आपने नाम सुना होगा एप्स्टीन का, सुना है? 30.5 लाख एप्स्टीन की फाइल्स अमेरिका में पड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी की पूरी हिस्ट्री, उसका चरित्र उन फाइलों में है, और डोनाल्ड ट्रंप यह बात जानता है, समझता है। डोनाल्ड ट्रंप खुल के कहता है, मीडिया में खुल के कहता है, अपने ट्विटर पे खुल के कहता है कि नरेंद्र मोदी के करियर को मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। और दूसरा काम, अदानी कंपनी पर अमेरिका में केस लगा रखा है, क्रिमिनल केस। अदानी जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, अरबपति हैं, मगर हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि जैसे ही हिंदुस्तान से बाहर जाएगा
अमेरिका में इस पर केस है, क्रिमिनल केस है, इसको पकड़ के ये ले जाएंगे। और ये केस अदानी पे नहीं है, ये बात आप समझिए, ये केस नरेंद्र मोदी पर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अदानी एक है। कंपनी का नाम अदानी है, कंपनी का नाम मोदानी होना चाहिए। और ये पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि बीजेपी का फाइनेंशियल सिस्टम, बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अदानी है। और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है, इसलिए उसने केस लगाया है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। नरेंद्र मोदी चू नहीं कर सकता है बिना डोनाल्ड ट्रंप के परमिशन लिए। डोनाल्ड ट्रंप अगर इससे कहेगा तू जंप मार, नरेंद्र मोदी जंप मारेगा। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। तो ये कॉम्प्रोमाइज्ड है प्रधानमंत्री, क्यों है उसके पीछे ये महत्वपूर्ण कारण है। और बड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप वो जो कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री को बार बार राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर तो संसद में चर्चा की भी मांग की गई, विपक्ष लगातार वहाँ पर प्रदर्शन करता रहा, लेकिन इस पर खामोशी है। पर बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु में अब वीसीके पार्टी ने भी घोषणा कर दी है, अभी की नहीं है घोषणा, लेकिन वहाँ पर जो वामपंथी दल हैं उन्होंने घोषणा पहले से कर रखी है। बावजूद इसके वहां पर सरकार बनाने की परमिशन नहीं मिल पा रही है विजय को। और क्या कुछ ताजा घटनाक्रम हुआ है अमलेंदु जी? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं कॉमरेड बेबी, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मदुरई में, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है समीर जी कि ये काम गवर्नर का नहीं है कि बहुमत है कि नहीं है। सबसे ज्यादा विधायक जिसके पास हैं और जिसने आके दावा पेश किया उसको आप सरकार बनाने के लिए बुलाइए, जो कि गवर्नर नहीं कर रहे हैं। हम लोग सुन सकते हैं अंग्रेजी में उनकी बात है। पहले जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने कहा क्या है, और वामपंथी पार्टियां भी अपने समर्थन का ऐलान कर चुकी हैं, कांग्रेस पहले से ही कर चुकी है, यानी कुल मिलाकर 119 विधायकों का समर्थन हासिल है वहां पर टी विजय को, फिर भी उनको सरकार बनाने का आमंत्रण नहीं मिल रहा है। तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Of the Tamil Nadu state legislature came out fully. Technically, one can say that the verdict could not produce a clear-cut winner. The party which was ruling, DMK, in which we were also part of the Road Alliance, it was defeated. Then the opposition in the outgoing assembly, that is AIDMK, they had formed an alliance with BJP. They also could not win majority. The new party, Tamilnaga Vetri Kazhagam, TVK, led by Mr. Joseph Vijay, it turned out to be the single largest party, just 11 seats short of majority. So the verdict of the people. तो कह रहे हैं सीधे तौर पर कि उनको हमारे विधायक, ये महासचिव हैं सीपीएम के MA बेबी, और कह रहे हैं कि हमारे विधायक टीवी के द्वारा सरकार बनाने का समर्थन कर रहे हैं। फैसला साफ है, जनता ने मौजूदा सरकार को वोट देकर हटा दिया, विपक्ष को मंजूरी नहीं दी और लगभग एक नई पार्टी को चुन लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक ये चलन साफ रहा है, या तो सबसे बड़ी पार्टी को बुलाया जाए या चुनाव के बाद बने गठबंधन को भी बुलाया जा सकता है। तमिलनाडु के राज्यपाल इस समय परीक्षित लोकतांत्रिक चलन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। राज्यपाल जानना चाहते हैं कि विजय बहुमत कैसे साबित करेंगे। पूरी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये राज्यपाल का काम नहीं है। लोक भवन वो जगह नहीं है जहां किसी पार्टी के बहुमत की जांच होती है, ये सदन के पटल पर होती है।
हम राज्यपाल को पत्र लिखकर सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने को कहेंगे। हमारे विधायक टीवी के द्वारा सरकार बनाने का समर्थन कर रहे हैं और कहा उन्होंने कि वीसीके को भी पत्र भेजना था, लेकिन अभी आया नहीं है। पर जो मौजूदा स्थिति है उसमें भी उनके पास बहुमत दिखाई पड़ रहा है। हमने बिल्कुल उनके पास बहुमत दिखाई पड़ रहा है और ये समझा जा सकता है कि बहुमत उनके पास है। और जो टीवी के लीडर जो हैं अपने विजय, वो उनसे मिल रहे हैं। वीसीके के लीडर जो हैं थिरुमावलम से मिलेंगे वो जाकर के, और ये आया है और मिलने वाले हैं। अशोकनगर स्थित वीसीके मुख्यालय जो है वहाँ भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और ऐसी खबरें हैं कि विजय जो है खुद पार्टी दफ्तर जाकर जो है थिरुमावलम से समर्थन मांगेंगे। और ये अहम मुलाकात समझी जा रही है चूँकि ये 118 सीटों का बहुमत रुक गया। वीसीके का अगर नहीं मिलता है तो वीसीके, हालांकि वो कह चुका है वीसीके के पहले ही कि जो सीपीआई सीपीएम करेंगे हम भी वही करेंगे। और उनके एक विधायक जो हैं उनको हम लोगों उनका बयान बताया भी था कि वो कह रहे हैं कि पार्टी फैसला लेगी वो हम करेंगे और उनका आदेश हम मानेंगे। तो ये समझा जाता है। इस बीच खबरें ये आ रही थी समीर जी कि कांग्रेस के विधायक जो हैं उनको हैदराबाद बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन डीके शिव कुमार जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई विधायक नहीं आया है। तो वहाँ पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार, वो कह रहे हैं कि कहीं कोई विधायक बेंगलुरु नहीं आए हैं, सारे विधायक तमिलनाडु में ही हैं, चेन्नई में। ये सारी खबरें निराधार है। एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं डीके शिव कुमार। ಸುಳ್ಳು, ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಈಗ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನನಗೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈಗಲ್ಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ, ಅದು ರಿಪೇರ್ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರು, ಕೆಲವು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಟಿವಿಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್. तो कोई विधायक वहां पर कर्नाटक में नहीं है, बेंगलुरु में नहीं है, ये बात कह रहे हैं डीके शिव कुमार। बहरहाल अब क्या स्थिति है, वहां पर बहुमत का आंकड़ा तो जुटा लिया है विजय ने, यानी टीवी के पार्टी के नेता, लेकिन राज्यपाल उससे सहमत है, मुतमईन है कि नहीं है, अब ये देखने वाली बात है। जबकि कोई ज़रूरत नहीं है कि राज्यपाल ये तय करें, ये टेस्ट करें कि बहुमत आपके पास है कि नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी है, आप उसको सीधे कहिए कि वो सरकार बनाए, शपथ दिलाइए और विधानसभा में वो जाकर अपना बहुमत साबित करेंगे कि उनके पास 119 विधायक हैं कि नहीं है। बिल्कुल, ये विधानसभा में तय होगा। आप सबसे बड़ी पार्टी को बुलाइए और राज्यपाल का काम है, समझिए कई फैसले सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं जो कि मुकुल रूत बता भी रहे थे कि आपका काम सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशना है, सरकार बनने से रोकने की संभावनाएं तलाशना नहीं है। और वो वही संभावना तलाश रहे हैं कि कैसे हम इस सरकार को, जो सबसे ज्यादा सीटें जीती हुई पार्टी है, उसको हम सत्ता में आने से कैसे रोक दें, भले ही उसके लिए हमको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाए। तो ये राष्ट्रपति शासन लगाएंगे भी समझिए तो भी वो जो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाएगा क्योंकि ये है साफ कि आपको संभावनाएं तलाशी थी, आपने संभावनाएं क्यों नहीं तलाशी। आपको एक बार तो इनवाइट करना ही पड़ेगा अगर वो दावा पेश कर रहा है। जब दूसरा कोई दावा है ही नहीं और दूसरा कोई दावा है तो दूसरा भी तो सब पेश करेगा ना अपने। अगर मान लीजिए एआईएडीएमके अपना दावा पेश करती है और एआईएडीएमके के समर्थन में अगर डीएमके अपना दावा पेश नहीं करता है, तब कहां से आप गवर्नर बुलाएंगे एआईएडीएमके को? या डीएमके से अपना दावा पेश करती है और एआईएडीएमके अपना समर्थन नहीं देती है तो कहां से आएंगे? तो इसलिए जब दावा है ही नहीं किसी का तो आप क्यों नहीं बुला रहे हैं? तो ये बीजेपी का खेल कि किसी भी तरीके से वहां अब विजय की सरकार बनने ना पाए और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। बिल्कुल, वहां पर कि टीवीके की सरकार ना बने और राष्ट्रपति शासन लगे, लेकिन आपको एक बार इनवाइट तो करना ही पड़ेगा कि जिसके पास सबसे ज़्यादा विधायक है, सबसे बड़ी पार्टी है, उसको आप सरकार बनाने के लिए बुलाएं। क्योंकि अगर बिना उसको बुलाए ही आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, जो आपका एक अंतिम फैसला होगा, क्योंकि बाकी स्थितियां कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं, तो फिर निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा वो पहले से तय है। बहरहाल क्या कुछ होता है, इस समय सबकी निगाहें तमिलनाडु पर ही हैं और तमिलनाडु में भी वहाँ के गवर्नर पर। अब गवर्नर वहाँ आर्लेकर साहब क्या करते हैं देखा जाएगा, आपको अपडेट करेंगे जैसे ही कोई फैसला आता है। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को भी यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।